हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अब हम जो आपका तृतीय चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों के सेकंड वाले पार्ट पर चल रहे हैं वो है सेवाएं। देखिए, सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती है, कुछ सेवाएं लोगों को चलाती है और कुछ सेवाएं ऐसी होती है दोनों को चलाती हैं। ऐसी कौन सी सेवा है आप बता सकते हैं? वो है आपकी परिवहन। दूसरा कहा हमने, कुछ सेवाएं उद्योग को चलाती है। जैसे उद्योग को चलाने वाली सेवा है, जैसे कि उद्योग में काम करने वाले मजदूर हैं, तकनीशियन हैं। आपको चलाने वाली सेवा जैसे लोगों को चलाने वाली सेवा है, हमारे दैनिक जीवन की उपभोग की वस्तुएं जो उपलब्ध कराती हैं, जैसे डॉक्टर है, वकील है, चिकित्सा है, या आपका जो बात करते हैं शिक्षक की सेवा है, या हमें बहुत सारा सामान हमें लेना है, पंसारी से लेना है, वो सारी सेवा है। दूसरा, हम दोनों को परिवहन परिवहन एक ऐसी सेवा है जो सभी को चलाती है, को एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसमें दो स्तर की होती हैं सेवा है। एक होती है निम्न स्तरीय और दूसरी होती है उच्च स्तरीय। निम्न स्तरीय जिसको हम निम्न मानते हैं, जैसे कि कोई पंसारी की दुकान है जिसमें बहुत सारा सामान मिलता है, वो निम्न स्तरीय सेवा है। पंसारी की दुकान, नाई की सेवा है, धोबी की सेवा है, हम किसमें शामिल करते हैं? निम्न स्तरीय। कोई प्लम्बर की सेवाएं किसमें शामिल करते हैं? निम्न स्तरीय। या आपका किसी होटल के वेटर की सेवा है, वो किसमें करते हैं? शुरू निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय सेवाएं जिसमें हमारा आर्थिक प्रतिफल जो अधिक देना पड़ता है, जैसे कि वकील की सेवाएं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में आप देखेंगे एक एक हेयरिंग के हैं, कई ऐसे हैं जो 10-10, 20-20 लाख रुपए लेते हैं। तो वो कैसी हैं? उच्च स्तर की सेवा। तकनीशियनों की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की, जो इंजीनियर हैं उनकी सेवाएं आपकी, जो नीति निर्माता हैं उनकी सेवा है, सब कैसी हैं? उच्च स्तर की। अब श्रम के आधार पर भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है शारीरिक श्रम वाली और दूसरी होती है मानसिक श्रम। अब शारीरिक श्रम किसमें अधिक होगा? मानसिक। जैसे मजदूर है आपका, वो सब कैसे हैं? आपके शारीरिक श्रम। मानसिक श्रम जैसे हम आपको दे रहे हैं मानसिक श्रम, डॉक्टर आपको कर रहा है, वकील आपको सेवा दे रहा है, सब अर्थात जहाँ परामर्श कंसल्टेंट का काम है, वो सब कैसा है? मानसिक सेवा है। दूसरी चीज देखेंगे, विभिन्न सारी जो कंपनियों में है आपकी वस्तुओं की उपलब्धता कराते हैं। या आप देखेंगे जो किसी सिटी का जो मुख्य केंद्र होता है, सीबीडी होता है, वहाँ पर कोई रेस्तरा है, अर्थात कोई होटल है, ढाबा है, उसमें जो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं वो सब कैसी हैं? इसी तरह की सेवा है। दूसरी चीज है, सेवाएं हमारे दैनिक जीवन को है वो सरल बनाती हैं। जैसे कि शहरों में है टिफिन सेंटर, टिफिन सेंटर हर सिटी में आपका चल रहा है। आपका मुंबई में है तो बताते हैं लगभग 2.25 लाख टिफिन सेंटर है, वो डिब्बे वाला है, वो उपलब्ध कराता है, डिब्बा वाला। सेवा में आपका कॉल सेंटर है, वो भी क्या है? सेवा है। ग्राहक सपोर्ट जो केंद्र है वो भी क्या है? आपकी सेवा है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि इनमें तृतीय क्रियाकलापों में है लगे हुए लोग। देखिए, तृतीय क्रियाकलापों में कहाँ अधिक लोग लगे होंगे? जो कि विकसित देशों में। और विकसितों में कैसे हैं? जो अधिक विकसित हैं। अब हम सामान्य रूप से देखते हैं तो तृतीय क्रियाकलापों में 10% लोग लगे होते हैं, लेकिन अमेरिका जैसा देश में वहां की जनसंख्या का 75%, अर्थात 3/4 लोग हैं वो हमारा किस में लगे होते हैं? तृतीय क्रियाकलापों में लगे होते हैं। पश्चिमी यूरोप के देशों में देखेंगे तो 50% से अधिक लगे होते हैं। अब इसमें से कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। वो है आपका पर्यटन, टूरिस्ट।
पर्यटन, टूरिस्ट। देखिए पर्यटन है किस उद्देश्य से किया जाता है? पर्यटन एक यात्रा होती है, वैसे हम देखते हैं तो, जो कि संपन्नता का प्रतीक है। जहाँ संपन्नता अधिक होगी वही लोग आपका करते हो। लेकिन हम यहाँ सोच सकते हैं, आप देखेंगे गरीब देशों में संपन्नता भी आपकी अधिक है, पर्यटन भी होता है। लेकिन आप देखिए भारत में जो आते हैं हम सोचते हैं बहुत अधिक संपन्न होंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, जैसे अमेरिका में है, एक मजदूर की जो आपकी सैलरी है, वहाँ न्यूनतम मजदूरी है वो है $8,000। $8,000। और भारत के संदर्भ में हम उसको बात करें तो आपका लगभग 6 लाख। अब वहाँ उसको 8,000 में है, महीने भर का जो खर्च निकालना है वो मुश्किल होता है। लेकिन वही व्यक्ति भारत आता है, मान लीजिए आने जाने का किराया है उसका 50,000। उसके बाद है यदि वो यहाँ 2 महीने भी रहता है और 2,000 रुपये के पर डे के होटल के हिसाब से भी रहता है, तो आपका ये मान लीजिए 1 लाख रुपये किसमें हो गया? आपके होटल में। अच्छा सा भी खाना खाता है तो 60 दिन में 1,000 का पर डे के हिसाब से खा लेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 60,000। और भी शॉपिंग कर लेगा आपका, ये कितना हो गया? 2,10,000। 3 लाख भी खर्च होंगे। और हम ये कहें अर्थात वहाँ पर 1 महीने की जो सैलरी है उसमें भारत में रह कर के है वो 4 से 5 महीने आराम से निकाल सकता है, वो भी अच्छी लाइफ के साथ। तो ये मत सोचिए कि भाई आपका पर्यटन है कि इसमें अमीर लोग ही आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, लेकिन वहाँ की गरीबी का पैमाना और हमारे गरीबी का पैमाना वो अलग अलग है। क्योंकि वहाँ का जीवन स्तर और यहाँ के जीवन स्तर में अंतर है, वो आपका अधिक होता है। यहाँ वस्तुएं सस्ती हैं कंपैरिजन में वहाँ के। तो मैंने कहा पर्यटन एक यात्रा है जो कि आमोद प्रमोद अर्थात मनोरंजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है। आप देखेंगे पर्यटन है बहुत सारा फायदा उपलब्ध कराता है। कैसे? जब पर्यटन आया, मान लीजिए यहाँ कोई भी अमेरिका से आएगा, यहाँ कहीं रहेगा तो उसके आवास की आवश्यकता होगी, तो आवास में रोजगार प्राप्त होगा। जब यहाँ रहेगा तो खाना पीना भी आपका, तो आपका होटल व्यवसाय भी। जब यहाँ आएगा तो कहीं घूमेगा तो परिवहन आपका। फिर जब यहाँ घूमेगा तो आपके जो गाइड हैं वो गाइड को रोजगार प्राप्त होगा। नेक्स्ट है कि यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं उनका प्रचार प्रसार होगा, अर्थात संस्कृति का प्रसार। नेक्स्ट है कि जब यहाँ आएगा ये कैसा है? प्रदूषण मुक्त होगा, अर्थात पर्यावरणीय अनुकूल है। अब ये लेकिन कुछ चीज क्या है, कुछ पर्यटन ऐसे होते हैं जो ऋतुनिष्ठ सीजनल होते हैं। जैसे हम बात करें जो गर्म क्षेत्र है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान माउंट आबू है, ठंडा रहता है, तो ग्रीष्म काल में है वहां पर लोग हैं वो जाते हैं। आप मान लीजिए उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की बात करें, ग्रीष्म काल में है यहाँ पर्यटन व्यवसाय अधिक विकसित होता है। लेकिन जब विंटर आपका सीवियर विंटर होता है तो उसमें पर्यटन है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। अर्थात पर्यटन कैसा है? सीजनल है, मौसमिक होता है। फिर दूसरी चीज है कहीं पर है पर्यटन है वो वर्ष भर पर्यटक को आकर्षित करता है। जैसे पर्यटक प्रदेश में हम ले लें, पर्यटक प्रदेश भूमध्यसागरीय प्रदेश, हमने पढ़ा था भूमध्यसागरीय प्रदेश कि विश्व में एक ऐसी क्लाइमेट है कि अधिकांश में क्या होता है? ग्रीष्म काल में वर्षा होती है और शीतकाल शुष्क होता है। लेकिन भूमध्यसागरीय प्रदेश ऐसी है मेडिटेरियन क्लाइमेट जो ग्रीष्म काल शुष्क होता है और शीतकाल है वो आर्द्र होता है। तो वहां पर्यटन है वो सबसे अधिक विकसित होता है। मैं उसका एग्जाम्पल आपको दूं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये अफ्रीका है, ये अंटार्कटिका है, यूरोप है। इस यूरोप के दोनों के बीच में है मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है ये आपका।
यहाँ क्या है कि वर्ष भर टेम्परेचर है, क्योंकि उस कोस्टल रीजन में है, कैसा होगा, समान होगा। साथ ही साथ है तापमान भी अधिक रहता है। जो यूरोपीय देशों के लोग हैं जहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है, वो लोग हैं यहाँ पर आते हैं। यहाँ प्ले ग्राउंड भी है, खेल कूद अर्थात सारी गतिविधियाँ हैं, वो आपको ये उपलब्ध कराता है। तो भूमध्यसागर का विश्व में है पर्यटन के रूप में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। कारण क्या है, वहाँ क्लाइमेट। दूसरा है वहाँ बीच वगैरह पाए जाते हैं। बीच तो समुद्र तट के पास हर जगह पाए जाएंगे, लेकिन क्लाइमेट का आपका, क्योंकि उन लोगों को है वहाँ की तुलना में टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। फिर है धूप। धूप भी क्या होती है वहाँ पर, अच्छी होती है, कड़क धूप है वो आपकी पाई जाती है। मौसम है खुला होता है। अब दूसरी चीज आती है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग और आपका टूरिस्ट। तो सबसे पहले जो प्रभावित करता है वो है मांग, डिमांड। देखिए पर्यटन है जहां पर मांग स्तर अधिक होगी, जहां जीवन स्तर है वो अधिक होगा, पर्यटन की मांग क्या होगी, अधिक होगी। जैसे हम कहें गरीब लोगों से और अमीर लोगों से, बताइए पर्यटन कौन अधिक कर सकता है, जो अमीर लोग हैं। अर्थात जीवन स्तर जहां अधिक होगा, पर्यटन की मांग क्या होगी, अधिक होगी। दूसरा है ट्रांसपोर्ट, परिवहन। ट्रांसपोर्ट जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर आते हैं। यदि यहाँ पर हम उनको बस ट्रक ही उपलब्ध करा दें और एक कार, तो कार में वो थोड़ा सा कैसे होते हैं, कंफर्ट होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। तो उसमें परिवहन, देखिए जब परिवहन का विकास अधिक होगा तभी पर्यटन का विकास हो सकता है। कई दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आप देखेंगे कि आपका कहीं रोपवे के माध्यम से आपका, और आप देखेंगे जो उच्च पर्वतीय वाले भाग हैं वहाँ याक के माध्यम से आपको परिवहन सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जैसे कुल्लू मनाली में है आपका। तो पर्यटन का विकास है वहाँ पर अधिक होता है। नेक्स्ट है जो आपका पर्यटन आकर्षक। टूरिस्ट अट्रैक्टिव। देखिए टूरिस्ट अट्रैक्टिव कब होगा, वहां दो तीन चीज होनी चाहिए कि वहां की क्लाइमेट, सबसे पहले आती है जलवायु। क्लाइमेट, यदि जलवायु है, जैसे आपका दार्जिलिंग है, मनाली है, वहाँ की क्लाइमेट है वर्ष भर कैसी रहती है, ठंडी रहती है। तो ग्रीष्म काल में है लोगों को अधिक आकर्षित करती है। भूमध्यसागरीय के बारे में बताया कि वहाँ टेम्परेचर अधिक है, बीच भी अधिक है, खुला मौसम होता है, जरूरत की सामान है वहाँ पर अधिक होता है, अलग प्रकार की जलवायु होती है। विश्व में पर्यटन की मांग सबसे ज्यादा वहीं होती है, पर्यटन का विकास अधिक होता है। नेक्स्ट है भूदृश्य। भूदृश्य लैंडस्केप कैसा है। अब लैंडस्केप के रूप में है, कोई समुद्री तट हो सकता है, कोई बीच हो सकता है, कोई झील हो सकती है, कोई पर्वतीय चोटी हो सकती है बर्फ का, कहीं कोई सन स्पॉट पॉइंट हो सकता है जहाँ से सनराइज और सनसेट है आपका देख सकते हैं। तो वो वाले भाग, कोई दर्शनीय स्थल है आपका, जैसे जलप्रपात हो सकता है। तो वो है पर्यटन दृश्य। भूदृश्य कैसा है, वो आपकी चीजें यहाँ प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है इतिहास व कला, हिस्ट्री एंड आर्ट। हिस्ट्री एंड आर्ट, देखिए हिस्ट्री एंड आर्ट के बारे में बात करें कि भाई कुछ क्षेत्र पुरातत्व महत्व के होते हैं। जैसे आप देखें मोहनजोदड़ो का केंद्र है, उनको छोड़ दीजिए आप। अब हम सबसे पहली बात करते हैं, जैसे राजा महाराजाओं के बनाए हुए किले हैं,
जैसे बीजापुर का गोल गुम्बद। राजस्थान में बहुत सारे किले जो कि कैसे हैं, हमारे इतिहास और कला के, जो वहाँ की बताते हैं। आपका मध्य प्रदेश में आपकी बहुत सारी नग्न मूर्तियां हैं। दक्षिण भारत में आपका अगर हम बात करते हैं, खजुराहो के मंदिर हैं, वो अपनी अलग कला संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह का जो आपके केंद्र हैं, आप देखिए शिरडी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का है, तो वो सब क्या है, इतिहास और कला के प्रमुख केंद्र के रूप में। वैसे तो इतिहास और कला में होता है जो पारंपरिक अर्थात पारंपरिक जो हमारे केंद्र हैं, जो कि प्राचीन समय में हैं, जो बनाए हुए हैं, चाहे वो खंडर के रूप में है, चाहे वो आपके स्मारक के रूप में। जैसे दिल्ली का लाल किला है, अगर आपका आगरा का ताजमहल है, वो सब कैसे हैं, आपके इतिहास और कला के केंद्र के रूप में। नेक्स्ट आता है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, देखिए कल्चर और इकोनॉमी। कल्चर और इकोनॉमी है वो भी प्रभावित करता है। जैसे कि हम भारतीय संस्कृति है, प्राचीन ज्ञान के केंद्र के रूप में विकसित रही है। यहाँ पर अतिथि देवो भव वाला विचार है। तो वहाँ के जब वहाँ के पर्यटक कहीं की संस्कृति विशेष आपकी विशिष्ट होती है। आप कई बार घटना सुनते होंगे, जैसे भारत में है, कोई अमेरिकी नागरिक आया, आदिवासी क्षेत्रों में गया और वहाँ पर उनको मार दिया गया। कारण क्या होता है, आप ये मत सोचिए कि वो बहुत अधिक मानवीय लोग हैं, उनको खुद का बिजनेस होता है। बिजनेस क्या है कि आदिवासी जो लोग होते हैं वो परंपरागत जो मेडिकल अर्थात आपका परंपरागत जो मशीनी या हम कहें उनको परंपरागत जो दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, वो वहाँ जाकर के उनको देखना चाहते हैं और साथ ही साथ फिर उसका पेटेंट करा लेते हैं, आपका IPR दर्ज करा लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट में दर्ज करा देते हैं। अर्थात उनका उद्देश्य क्या होता है, बिजनेस आपका होता है। और वो भी आपका जैसे भारत सरकार ने, आपको ध्यान होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीपों पर है जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसका रीजन क्या है, यही है। शुरुआत में हमें नहीं पता था, लेकिन बाद में पता लगा कि वहाँ के उनके प्राचीन ज्ञान को है ग्रहण करते हैं और उससे बिजनेस है अपना बढ़ाते हैं। अगला चलते हैं हम मेडिकल टूरिज्म। आपका चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म। देखिए चिकित्सा पर्यटन क्या है, जब चिकित्सा उपचार को है पर्यटन के साथ जोड़ दिया जाए, वो क्या कहलाता है, आपका मेडिकल टूरिज्म चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। जैसे ईरान से है, बताते हैं वो महिला थी, 3-4 कुंटल की थी, कहीं किसी विमान है उसको सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, भारतीय है विमान कंपनी ने है उसको सुविधा उपलब्ध कराई। तो सब क्या है, आपका चिकित्सा पर्यटन है। दूसरी चीज, भारत में जो समुद्र पार अर्थात जो दूर के देशों से आने वाले लोगों के लिए सेवाएं। देखिए आप कई बार देखते होंगे, जैसे 2005 का डेटा दे रखा है आपका। हम कई बार ये सोचते हैं कि भारत में चिकित्सा सुविधा है वो ठीक नहीं है, हम विदेश में भागते हैं, हम विदेश का कंपैरिजन करते हैं, कहते हैं दूर का ढोल सुहाने लगते हैं, तो दूर की चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन आपका 2005 में है अमेरिका से, अमेरिका कहते हैं वो संपन्न है, 50,000 लोग हैं चिकित्सा सुविधा के लिए भारत में आए थे। कारण क्या है कि भारत में एक तो चिकित्सा पद्धति है वो सस्ती है, कुछ चिकित्सा पद्धति हमारी पारंपरिक ज्ञान के आधार पर है अर्थात आपकी जो आयुर्वेदिक है, साथ ही साथ है हम प्राचीन यूनानी सिद्ध आपकी चिकित्सा पद्धति से उनका इलाज करते हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। साथ ही साथ हमारे उच्च नगरीय क्षेत्र हैं, वहाँ हमारा आधुनिक सुविधाएं युक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो सेवा है वो भी कैसी है, हमारी सस्ती है। किसी व्यक्ति को यदि वहाँ पर चिकित्सा सुविधा उपचार उपलब्ध कराना है तो वो आपको आसानी से और कम दामों पर आपको करा सकता है। तो भारत है विश्व में सबसे उभरता हुआ देश है चिकित्सा पर्यटन में। पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा चिकित्सा पर्यटन में उभरता हुआ देश कौन सा है, तो भारत है।
और भारत के साथ साथ और देश कौन से हैं, 2-3 देशों को ध्यान रखिएगा, उसमें भारत, स्विट्जरलैंड, और ऑस्ट्रेलिया। अब दूसरी चीज है, भारत में विकसित देश के लोग भी आते हैं और पड़ोसी देशों जैसे थाईलैंड है आपका, सिंगापुर है, इस तरह के देश हैं, इंडोनेशिया है, इन तरह के देशों से भी लोग हैं वो आपके आते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम चतुर्थ क्रियाकलाप, आपकी क्वाटरनरी एक्टिविटीज। यहां तक हमने तृतीय क्रियाकलापों में बात की, अब चतुर्थ क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप। देखिए हमने पहले बात की चतुर्थ क्रियाकलाप, हमने इसमें बात की थी, इसमें उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है खासकर अनुसंधान और विकास। लेकिन अनुसंधान और विकास के साथ साथ सूचना का उपयोग है, आपका उत्पादन और प्रोसेसिंग उसको भी शामिल करते हैं, अर्थात उच्च विशिष्टीकरण व्यापारिक क्रियाएं हैं उसमें शामिल की जाती है। इसमें जैसे आपके कोई दलाल है उसकी सेवाएं इसमें शामिल की जाती हैं, आपके ऑफिस के कर्मी हैं वो आपकी सेवाएं शामिल की जाती हैं, बहुत सारे जो आपके कंसल्टेंट होते हैं, परामर्शदाता हैं, उनके शामिल की जाते हैं, आपके डॉक्टर हैं, उच्च डॉक्टर हैं, आपके जो आपकी व्यावसायिक फर्म है आपके, उनकी सेवाएं इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। दूसरी चीज आती है कि आपका एक और हम बात करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको करने के बाद फिर हम अलग से बात करेंगे आउटसोर्सिंग पर, पहले हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। पंचम क्रिया है क्वाइनरी एक्टिविटीज। देखिए क्वाइनरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप क्या है, जो उच्च स्तर की जो वैज्ञानिक सुविधा है उनको हम इसमें शामिल करते हैं, जैसे कि नीतियों का निर्माण है, आप देखेंगे IITN है, IIM जो है उनकी जो सेवा है, आपका वैज्ञानिक अनुसंधान है आपके, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, उससे संबंधित जो अनुसंधान है, आपका जो उच्च विश्वविद्यालय स्तर के जो आपके अनुसंधान हैं सब इसमें शामिल किए जाते हैं। और इन क्रियाकलापों को हमने पहले बताया था उस वीडियो में, सबसे पहले वाले में है, प्राथमिक क्रियाओं वाले में है, और इसको गोल्ड कॉलर वर्कर कहा जाता है कि आपका। दूसरी चीज बताइए पेमेंट कैसा होगा, उच्च पेमेंट, हाई पेमेंट होगा, लोगों की संख्या है इसमें क्या होगी, कम लगी हुई होगी, ठीक है। दूसरी चीज और हम बात कर लेते हैं, देखिए तृतीय और चतुर्थ और पंचम क्रिया, सब ज्यादा लोग प्राथमिक क्रिया में लगे होते हैं, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में, इनमें लोग कम लगे होते हैं और इनमें इनसे भी कम होते हैं, अर्थात इनमें लोगों की संख्या है वो कम लगी होती है, लेकिन ये किसी देश के विकास का आधार प्रस्तुत करते हैं। एक चीज और पहले हम बात कर लेते हैं, उस पर फिर बात चलेंगे, अंकीय विभाजक। डिजिटल डिवाइड। देखिए अंकीय विभाजक क्या है, जैसे ये पूरा विश्व है, जैसे हम बात करें ये भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग और ये दक्षिण वाला भाग, आप देखेंगे जो मध्य दक्षिणांची देश हैं वो सारे विकसित देश हैं और उष्णकटिबंधीय देश हैं वो कैसे हैं, आपके विकासशील देश। अब फर्क बताइएगा, जो विकसित देश हैं वहाँ सूचना की पहुंच है लोकल स्तर तक है, वो आसान तरीके से हो जाती है, जबकि विकासशील देशों में सभी सूचना की पहुंच नहीं हो पाती। कारण क्या है कि यहाँ तकनीक ज्ञान इतना अधिक नहीं हुआ है, लोगों की क्रय शक्ति अधिक नहीं है, तथा हर स्तर पर है। जब ये सारी चीज नहीं होंगी तो विश्व दो स्तर में बच जाएगा, एक जहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी पहुंच है निचले स्तर तक है, और एक वो देश होंगे जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी पहुंच है वो सभी तक नहीं हो पाती। अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर विश्व को दो भागों में बांट देना, एक में जहाँ सूचनाओं की पहुंच है निचले स्तर तक होती है
और जहाँ सूचना की पहुंच है सभी तक नहीं होती है, खासकर नगरीय क्षेत्र तक होती है। आप देखिए आपकी मोबाइल कनेक्टिविटी, डेटा कनेक्टिविटी नगरीय क्षेत्रों में देखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में देखें तो यही है। चाहे हम देश को ले लें, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर दो भागों में बांट देना। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में है सूचनाओं की प्राप्ति है वो अधिक नहीं हो पाती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। वही क्या है हमारा अंकीय विभाजक है, डिजिटल डिवाइड है। 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद में हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग, बाह्य स्रोतन। देखिए बाह्य स्रोतन क्या है। मान लीजिए सरकारी कंपनी है, उसमें दक्षता सुधारनी है। पहली चीज होती है कि बाह्य स्रोतन आपका किसी कंपनी की दक्षता को सुधारने के लिए किसी दूसरी कंपनी को है ठेका दे देना, और जब वो सुधार कर दे उसके बाद में उसको ले लेना, वो क्या है हमारा बाह्य स्रोतन कहलाता है। जैसे हम देखेंगे बहुत सारी कंपनी है, सरकार है प्राइवेट सेक्टर को दे देती है आपका, वो सब क्या है आपका बाह्य स्रोतन है, आउटसोर्सिंग है। अब दूसरी चीज है कि जो आउटसोर्सिंग है कितने प्रकार का आता है, क्या है, इसमें दो चीज आती हैं, एक होती है केपीओ और एक होता है बीपीओ। बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। और दूसरा होता है केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। व्यापार प्रक्रमण बाह्य स्रोतन, ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन। देखिए दोनों अलग अलग चीज हैं। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनमें अंतर बताइएगा। देखिए जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है इसका काम क्या है, इसका काम होता है व्यापार में दक्षता को बढ़ाना, साथ ही साथ है उसकी लागत को कम करना। इसमें क्या है आपका कि व्यवसाय में दक्षता को अधिक करना और व्यवसाय के आपके अपॉर्चुनिटी है वो आपका अधिक से अधिक करना। साथ ही साथ हम देखेंगे ये आपका हाई स्किल्ड होता है, उच्च विशेषीकृत होता है, लेकिन ये आपका कम विशेषीकृत होता है। दूसरा है इसमें जैसे ग्राहक सेवा केंद्र, कस्टमर केयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन इसमें है वैश्विक स्तर पर ई लर्निंग है, अर्थात जहाँ पर है डिजिटल माध्यम से है, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से है सेवा आपकी उपलब्ध है कराई जाती है। दूसरी चीज है आपका कि बीपीओ है। बीपीओ है हमारा खुद के व्यापार को ही बढ़ावा देने का काम करता है, जबकि ये हमारा काम है वो पूरे वैश्विक स्तर पर करता है। बीपीओ हम कहते हैं किसी सेंटर के माध्यम से किया जाता है, जबकि केपीओ है आपका सेंटर और साथ ही साथ है होम शेयरिंग, अर्थात घर के माध्यम से घर पर बैठ करके ही किया जाता है। इसमें अनुसंधान है, आईटी सेक्टर है, वो आपका सूचना प्रौद्योगिकी का विकास अधिक किया जाता है। मैंने कहा इसमें जो बिजनेस आपका संबंधी कार्य है वो आपका अधिक किया जाता है। दूसरी चीज थी, ये तो था आपका केपीओ और बीपीओ। हम बात कर रहे थे बाह्य स्रोतन। देखिए आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग कहाँ अधिक सफल हुआ है,
और ये सफल हुआ है जो कि विकासशील देश है। कारण क्या है कि जहां पर श्रम कैसा है, सस्ता श्रम। अब सस्ता श्रम कहाँ होगा, जहां जनसंख्या अधिक होगी, और जनसंख्या कहाँ अधिक है, विकासशील देशों में। इसमें काम जैसे कि कॉल सेंटर आप देखेंगे, चाहे मोबाइल का हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आपका उपकरण का हो, कुछ इसमें कॉल सेंटर हुआ। दूसरा होता है हमारा बिजनेस संबंधी, कि हमारा ग्राहक सपोर्ट केंद्र, कि आपके कोई सामान खराब हुआ है तो आप उससे तकनीकी सहायता उससे मांग सकते हैं। अब हम बात करें विकासशील देशों में क्यों हो रहा है, जैसे कि भारत में, बांग्लादेश में, अफ्रीकी देशों में, नाइजीरिया में है, सॉरी आपका इंडोनेशिया, एक चीज अपसरिंग आता है, क्या होता है, समुद्र से पार। इनमें क्यों हो रहा है, क्योंकि इन देशों में है इंग्लिश बोलने वाले अधिक हैं, साथ ही साथ सस्ता है। जैसे हम बात बताऊं कि अमेरिका में है एक कंपनी है, और अमेरिका में वो एक सर्वे भी आया था। अमेरिका में मान लीजिए कॉल सेंटर आपको चलाना है, आपकी उसी की कोई कंपनी यहाँ पर मोबाइल की काम करती है, और यदि वो वहीं से ग्राहक सेंटर काम करता है, तो वहाँ से यदि वो उसको एक व्यक्ति को रखना है तो वहाँ उसको देना होगा $40,000, और $40,000 का मतलब हो गया आपका 40,000 मल्टीप्लाई बाई 80 लगभग कर लीजिएगा, 32 लाख देने होंगे, लेकिन एक ही के लिए। जबकि भारत में यदि वो यहाँ पर आकर के कंपनी लगाता है, और लगाने के बाद में है यहाँ पर ग्राहक आपके कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग रखने हैं, तो यहाँ पर अमूमन है 30 से 40 हज़ार में एक वर्कर मिल जाता है। अगर 30 हज़ार में एक वर्कर मिलता है, आप बताइए कितने वर्कर यहाँ रख सकता है, अर्थात 100 वर्कर रख सकता है कॉल सेंटर में काम करने। तो इन देशों में है सस्ता श्रम होने की वजह से है, इंग्लिश का है, आपका कहें कि इंग्लिश या अब अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञान के कारण है इन देशों में इसका विकास अधिक हो पाया है। तो ये था हमारा तृतीय चतुर्थ क्रियाकलापों का चैप्टर। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज इसी के साथ इस साल का हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो आपका सिलेबस है वो समाप्त। थैंक यू।